नमस्कार। आज जानते हैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार जो कि मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, जो कि ये सब जो टॉपिक हैं यूपी पुलिस में सीधा सीधा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूडीएचआर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPER और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट ICESCR, ये दोनों संयुक्त रूप हैं यूडीएचआर के। यूएन महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया यूएन की 183वीं बैठक में जो तीसरा सत्र मानवाधिकार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार का जनक है प्रोफेसर हैन की नन का नाम है। यूडीएचआर में 30 अनुच्छेद शामिल है। यूएन की 183वीं बैठक में घोषणा हुआ, तीसरा सत्र जब चला। घोषणा के पक्ष में 48 देशों ने मतदान किया। 58 देशों में से इंग्लिश और फ्रेंच द्विभाषी दस्तावेज के तौर पर अपनाया गया। आधिकारिक अनुवाद चीनी, रूसी, स्पेनिश में किया गया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 298 अनुवादों के साथ सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज ये बना। यूडीएचआर 2023 तक 555 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कुछ आर्टिकल इसके इम्पोर्टेंट हैं। सभी आर्टिकल एक जो हैं यूडीएचआर के 30 आर्टिकल हमने बताया, सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पहले भी प्राथमिक बात है, तो प्राथमिक अनुच्छेद 1 में रखा गया है। दूसरा है भेदभाव से मुक्ति। भेदभाव से मुक्ति, भेद द में द है और 2 में भी द है। फिर उसके बाद तीसरे में है जीवन का अधिकार। जीवन में 1, 2, 3 सब, तो जीवन का अधिकार इसी में है। फिर चौथे में है गुलामी से मुक्ति, मतलब कि आपके साथ कोई गुलामी नहीं करवा सकता। आर्टिकल 5 में है यातना से मुक्ति। 5 में यातना है। फिर 6 में है कानून के समक्ष मान्यता। विधि के समक्ष समता है 7 में, वैसे 14 में है, और 14 का आधा कर देंगे आर्टिकल का तो विधि के समक्ष समता आ जाएगा। 8 है न्याय तक पहुँच। 9 में है मनमानी हिरासत से संरक्षण है। 10वें में है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। 10 में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और दोषी साबित होने तक निर्दोष मानना 11 में लिखा है, और क्योंकि ये आपके आर्टिकल 20-21 की भी बात करता है। 12 में है निष्ठा का अधिकार, और वैसे निष्ठा का अधिकार किस में है? आर्टिकल 13 में आवाजाही एवं निवास की स्वतंत्रता है 13 में। 14 में है शरण का अधिकार, और 15 में है राष्ट्रीयता का अधिकार। 16 में है विवाह एवं परिवार बनाने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 17 में है, 17 संपत्ति। 18 में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। शांतिपूर्वक सभा 20 में करेंगे। 21 में सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार है, मतदान में भी। 22 में है सामाजिक सुरक्षा। 23 में है काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो 23 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 24 में आराम कर सकते हैं, और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार जो है 25 में है। शिक्षा का अधिकार जो है 26 में है। सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है 27 में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधिकार दुनिया का अधिकार है 28 में। अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य जो है 29 में। और 30 में है मानवाधिकार अहस्तांतरणीय है। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को यूडीएचआर में प्राप्त अधिकार को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठन होता है, जिसमें 1, 5, 7 मतलब 1 सदस्य, 5 और सदस्य पूर्णकालिक सदस्य और 7 है पदेन सदस्य। पहले 4 पदेन सदस्य थे, लेकिन अब एक महिला सदस्य बढ़ा के 7 पदेन। पहले 4 सदस्य थे पूर्णकालिक में, लेकिन एक महिला को बढ़ाकर 5 पूर्णकालिक कर दिया गया, 7 पद। और फिर उसके बाद अध्यक्ष जो इसके होते हैं पूर्व न्यायाधीश, मुख्य या अन्य न्यायाधीश। इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश, और फिर हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश। पूर्णकालिक सदस्य 2 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार की विशेष जानकारी हो, 1 महिला सदस्य शामिल कर लिया गया। पदेन अध्यक्ष में है सुप्रीम SC आयोग, ST आयोग मतलब कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब आयोग हो गए। OBC आयोग जो कि 338B, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिव्यांगजन आयोग। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 सदस्यीय चयन समिति की भी सिफारिश भी की जाती है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता इन सदस्यों की नियुक्ति करवाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 2019 से पहले तक 5 वर्ष या 70 वर्ष था। अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया वही जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर राज्य मानवाधिकार में अध्यक्ष जो होते हैं वही हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसमें सदस्य 2 होते हैं और 1 सचिव होता है। वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश जो सदस्य होता है 1 मानवाधिकार विशेषज्ञ होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है चयन समिति के आधार पर। फिर से मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और फिर रिमूवल प्रोसेस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
दूसरा टॉपिक जानते हैं विमुद्रीकरण और नोटबंदी क्या है। मुद्रा को चलन से बाहर करना। मुद्रा के प्रकार है सिक्के, नोट, डिजिटल करेंसी। मुद्रा जारी करता है भारत सरकार और आरबीआई। भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अंतर आर्थिक मामलों का विभाग, फिर SPMCIL कंपनी जिसको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, उसके द्वारा स्थापना 2006 में इसकी स्थापना हुई और संवैधानिक निकाय है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जवाहर व्यापार भवन में। SPMCIL के 3 संस्थाएं जिसमें 4 टकसाल हैं, 2 सिक्योरिटी प्रेस हैं और 2 करेंसी नोट प्रेस हैं। 4 टकसाल में है मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और सिक्योरिटी प्रेस में है एक इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक और एक है SPP सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। तो ISP नासिक है, SPP हैदराबाद। करेंसी नोट प्रेस एक नासिक में है CNP और BNP जो है वो देवास में है। RBI के विशेष प्रभाग से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो है 1975 में जिसकी स्थापना होती है। तो पहले हमने देख लिया भारत सरकार कैसी करती है। भारत सरकार के अंतर्गत हमने देखा 4 टकसाल, 2 सिक्योरिटी प्रेस और 2 करेंसी प्रेस। जो सिक्योरिटी प्रेस है ISP नासिक में है, SPP हैदराबाद में है, करेंसी प्रेस नासिक में है CNP और BNP देवास में। अब RBI के द्वारा जो 2 प्रेस हैं मैसूर और साल्बोनी में है, मैसूर कर्नाटक में, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में। वहीं 1975 में इसकी स्थापना बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग पूरी करने हेतु 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। फिर सिक्के की बात करेंगे। निर्माण जो होता है फेरिक स्टेनलेस स्टील से और क्यूप्रो निकल से होता है और एल्यूमिनियम ब्रांच भी इसमें शामिल होता है। अनुमति होती है कॉइनेज एक्ट 2011 से 1 से लेकर 1000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकती है RBI। और फिर से देख लेते हैं RBI क्या क्या करती है। RBI मैसूर और कर्नाटक में 2 प्रेस हैं इसके और 1975 में स्थापना हुई। विशेष प्रभाग है RBI का। फिर देखते हैं क्या और कुछ हो सकता है। RBI के एक्ट 1934 के धारा 22 के अनुसार नोट निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। 1 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। नोट पर भाषा 17 होती है, नोट के पैनल पर भाषा 15 होती है। हस्ताक्षर 1 रुपये वाले पे वित्त सचिव का होता है, शेष नोट पर RBI गवर्नमेंट का होता है। भारत में कुल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, 46, 78 और 2016 में। पहली बार 12 जनवरी 1946 को होता है जब 1000 से 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए। 1954 में फिर से ये नोट चालू कर दिए गए। सेकंड टाइम होता है मोरारजी देसाई की सरकार में, उसमें वित्त मंत्री थे IG पटेल, वित्त मंत्री हरिभाई पटेल। उनके समय में फिर से एक बार नोटबंदी होती है जिसमें 5,000, 10,000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं जनवरी 1978 में। फिर से एक बार शाम को 8 बजे से नरेंद्र मोदी बैठकर 8 नवंबर 2016 की रात उस दिन नोटबंदी फिर से कर देते हैं। उस समय RBI गवर्नर होते हैं उर्जित आर पटेल, वित्त मंत्री अरुण जेटली होते हैं। 500 के और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। जारी किए गए नोट थे 15,44,000 करोड़, जिसमें 86% ऑफ टोटल कैश था और बैंक तक वापस पहुँचे 99.3% वापस पहुँचे। 2023 की स्थिति के अनुसार 2000 के बैंक नोट वापस ले लिए गए हैं। टोटल कैश का 10.8% है। वापस लेने की लास्ट डेट है 30 सितंबर। जार्ज पंतब के चित्र वाले नोट पहले हुआ करते थे 1935 से 38 तक। फिर उसके बाद RBI की स्थापना 1935 में जब हुई, RBI एक्ट 1934 के तहत RBI द्वारा पहला नोट 5 रुपये का नोट 1938 में जारी किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले 1 रुपये का नोट आया 1949 में। 1938 से 47 जॉर्ज सस्टम के चित्र वाले नोट छपो करते थे और उसमें अशोक स्तंभ छपा रहता था, कह सकते हैं। 47 से 96 तक और 1996 से अब गांधी जी छपने लगे। पहले 1987 पहली बार 500 के नोट पर गांधी जी का चित्र आया था। 2005 से नोटों की छपाई पर वर्ष लिखना प्रारंभ हो गया। 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था, फिर उसके बाद दशमलव पद्धति अपनाई गई। फिर रुपये का डिजाइन उदय कुमार जो कि मुंबई ITI के एक छात्र हुआ करते हैं। भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ है, 49 और 66, 91 में, हालांकि 2 बार 2 चरणों में हुआ है। तो इन सब बातों के साथ अब देखते हैं UPI क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस NPCI द्वारा त्वरित भुगतान प्रणाली 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। 25 अगस्त 2016 को UPI सक्षम ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध। भारत दुनिया का सबसे डिजिटल पेमेंट वाला देश बन गया है। भीम UPI जो कि 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया BR अम्बेडकर नाम पर। ये 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक वो कर सकता है। देखते हैं नोट की साइज़। 5 रुपये की नोट 117 × 63 जो कि ट्रैक्टर का निशान ग्रीन कलर। 10 रुपये 123 × 63 ब्राउन कलर। 20 129 × 63 यूरो कलर। 50 135 × 66 100 142 × 66 और 200 146 × 66 और
500 का नोट 146 × 66 और फिर उसके बाद जान सकते हैं 500 का नोट 150 × 66 और 2000 के नोट 166 × 66। तो ये सब 2000 की तो बंद हो गई। आपसे ये 500 का इस बार पूछ सकता है, जिसपे रेड फोर्ट, लाल किला, स्टोन ग्रे जिसका कलर है और उसके अलावा लेवेंडर कलर है 10 रुपये का। तो रानी की बाग की फ़ोटो है। ये सब आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद। तो आज देखते हैं फिर से देखते हैं एक नए टॉपिक, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि बाह्य सुरक्षा रक्षा मंत्रालय के अधीन, आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन। बाह्य सुरक्षा में ही थल सेना, वायु सेना, जल सेना आती है। वहीं अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन और केंद्रीय पुलिस संगठन, राज्य पुलिस, राज्य गृह मंत्रालय, यूटीएस का प्रशासन, ये सब आता है आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। जानते हैं सबसे पहले असम राइफल्स। असम राइफल्स 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार की सीमा पर। इसकी स्थापना 1835 में पहाड़ी लोगों का मित्र कछार लेवी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। महानिदेशक इसके विकास लखैरा हैं। फिर देखते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और भारत पाक सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर यह रहता है। भारत पाक सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा 4096 में, भारत पाक सीमा 3323 किलोमीटर है और इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। देखते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में जिसकी स्थापना हुई है। 10 मार्च 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सरकारी एवं प्राइवेट औद्योगिक संस्था की सुरक्षा। सीआरपी की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को पहले सीआरपी के नाम से जाना जाता है। 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स पुलिस के नाम से इसका नाम था। सेवा एवं निष्ठा इसका उपवाक्य है। सीएपीएफ को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, भारत पहला सीमा सुरक्षा बल, विशेष कार्य बल और आंतरिक सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल में असम राइफल्स हैं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, विशेष कार्य बल में एनएसजी है, आंतरिक सुरक्षा बल में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आंतरिक में है। भारतीय तिब्बत सीमा, भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी कार्य करता है, जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका जो है ध्येयवाक्य है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू इसका वो था। औपचारिक रूप से नई दिल्ली में, मानेसर हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। एनएसजी एक्ट 1986 में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इसका बहुत बड़ा योगदान। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, स्थापना जो हुई थी इसकी 1963 में 15 मार्च को। भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर रहते हैं। तो नेपाल, भूटान, बी से भूटान, बी से एसएसबी, ऐसे याद करेंगे आप लोग तो जल्दी याद होगा। 15 मार्च 1963 को इसकी स्थापना। आईबी सूचना ब्यूरो, स्थापना 1887 में। वही राख की स्थापना 1968 में हुई। 21 सितंबर को। मोटो है धर्मो रक्षति रक्षित। एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है और इसका जो 2009 में स्थापना होती, कार्य होता है साइबर क्राइम की जांच, मानव तस्करी, अवैध हथियार, आतंकवादी घटनाओं की जांच। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 में। आपदा सदैव सेवा, आपदा प्रबंधन टीम 2005 में बनता है। एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस विभाग का खुफिया विभाग है। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशा, ड्रग्स तथा गांजा का जांच करना एनसीबी का कार्य है। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है। आर्मी खुफिया विभाग। सीबीआई की बात करें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक लोक संख्यात एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन, उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा इसका मोटो है। सीआईडी की बात करें, राज्य सरकार के अधीन पुलिस विभाग। और एनसीआरबी को नेशनल क्राइम रिकॉर्डेड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्डेड ब्यूरो का हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है। स्थापना 1986 में हुआ था एनसीआरबी। कुछ आतंकवादी संगठन की बात करेंगे तो बोको हराम नाइजीरिया का है, उत्फा है असम का, इस्लामिक फ्रेंड है जम्मू कश्मीर का, तालिबान है अफगानिस्तान का, जैसे मोहम्मद है पाकिस्तान का, लश्कर तैयबा भी पाकिस्तान का है। प्रमुख आतंकवादी घटनाएं में 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। वहीं 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 7 आतंकी शिविर ध्वस्त किए और 38+ आतंकी मार गिराए हैं। ये भी आपको बात याद करना पड़ेगा। 26/11/2000 को 26/11 घटना होता है ताज होटल मुंबई पर। डोकलाम विवाद भारत भूटान चीन सीमा पर। 18 जून 2017 को चीन की पीपुल लिबरेशन पार्टी आर्मी को भारतीय सेना ने रोका। ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास युद्ध के दौरान। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सेना तथा पुलिस का संयुक्त अभियान, जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादी को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करुणा, चक्रवात के समय म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेकचक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। अब जानते हैं एक नए टॉपिक जीएसटी के बारे में। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस में लागू 1954 में। भारत कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 1991 में कनाडा में चालू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? 161वां देश बन गया है।
उस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। आर्थिक सलाहकार पैनल में चर्चा करते हैं, जिस समय सदस्य होते हैं आई.जी. पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन। असीम दास गुप्ता की समिति बनती है और जीएसटी मॉडल प्रारूप तैयार किया जाता है। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय कलकर समिति द्वारा दिया जाता है। यशवंत सिन्हा बीजेपी के पूर्व मंत्री भी समिति ने भी जीएसटी की रिपोर्ट की पेशकश की थी। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को, वहीं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, वहीं फिर राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को इस पर साइन किया गया। लागू 1 जुलाई 2017 के मध्यरात्रि से लागू हुआ। इस सत्र में रतन टाटा सहित कुछ और भी हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। सबसे पहले पारित हुआ आसाम में, दूसरे नंबर पर बिहार, तेलंगाना में 30 अगस्त, तो 12, 16 और 30 अगस्त याद करेंगे। असम में 12, बिहार में 16 और तेलंगाना में 30 अगस्त 2016। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 246 से है, संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है। 269 में है, जीएसटी की उगाही एवं विभाजन किया गया है। और 279 में है, जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। तो ये जो भी जोड़ा है संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य हैं। बैठक के लिए कोरम करने के लिए 50% सदस्यों की जरूरत है और निर्णय 3/4 बहुमत से पेश किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री 28 + 3 राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें मौजूद रहते हैं। जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई। अरुण जेटली इसके अध्यक्ष थे। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुआ। अध्यक्ष निर्मला सीतारमण थी। निर्मला सीतारमण वन नेशन वन टैक्स की बात करी, जिसमें 5 टैक्स स्लैब बनाए गए, 05, 12, 18, 28। जीएसटी के बाहर गोल्ड को रखा गया 3%। मानव ये विशेष दर थी। वहीं मानव उपभोग, एल्कोहल, पेट्रोल एवं डीजल और विद्युत कर, अफीम, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, विद्युत कर और अफीम, ये सब टैक्स से बाहर रखेगी जीएसटी से। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें 15 अंक होते हैं। पहले जो 10 अंक होते हैं पैन नंबर होते हैं। 13वां अंक होता है राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर। 14वां जेड लिखा रहता है। 15वां होता है चेक कोड। जीएसटी चोरी पर 5 करोड़ तक टैक्स चोरी पर आपको 15 से 100% तक की पेनाल्टी है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा अगर टैक्स चोरी करते हैं तो 5 वर्ष तक की सजा है। पहली सजा सुरेंद्र सिंह को मिली थी 5 साल के लिए, जो कि उत्तराखंड के निवासी थे। जीएसटी के 4 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिकार को शामिल किया गया? तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिकार, मतलब टोटल 40। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? तो 15 डिजिट हैं। साइबर क्राइम से संबंधित शब्दावली में पहली है फिशिंग, जो कि प्रलोभन देकर पासवर्ड प्राप्त करना, ठगी करना। अगर मैं तुमको कुछ पैसे देकर आपका पासवर्ड मांगूं तो आप हमारे ऊपर फिशिंग का आरोप लगा सकते हैं। आपको फुसला रहे हैं तो फिशिंग। विशिंग है टेलीफोन के माध्यम से, जैसे फ़ोन करते हैं, नमस्कार आपका 5 करोड़ का लॉटरी लग गया है, तो विशिंग है। साइबर बुलिंग है सोशल आइटम पर अभद्र टिप्पणी करके आपका मजाक बनाना, शर्मिंदा करना। हैकिंग है कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना। इसमें होते हैं ब्लैक हैट हैकर, पैसों के लिए गैरकानूनी काम। व्हाइट हैट हैकर सरकार पुलिस के लिए ग्रेट काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। द ग्रेट हैट हैकर जो होते हैं नए हैकर होते हैं, जो सोचते हैं किसी का हमारा पासवर्ड हैक करके उनका फेसबुक हैक कर लें। बहुत लोग करते हैं ऐसा। स्पूफिंग होती है, जो किसी व्यक्त होने का दिखावा करते हैं, जानकारी हासिल करके डेटा चोरी करना, पैसा चुराना, स्पूफिंग होती है। दूसरे व्यक्ति होने का दिखावा। स्पैम मतलब होता है अनवांटेड बल्कि ईमेल आना। साइबर स्टॉकिंग होती है, किसी व्यक्ति की गतिविधि पर नज़र रखना और यह उत्पीड़न कुछ मानसिक उत्पीड़न करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के डिजिटल रूप में डाउनलोड करना, है सॉफ्टवेयर पायरेसी है। साइबर स्टॉकिंग है, किसी व्यक्ति की गतिविधि पर नज़र रखना। और स्पैम है अवांछित संदेश। स्पूफिंग मतलब डाटा डीलिंग होता है, कंप्यूटर के सिस्टम में इनपुट से पहले या उसके बाद डाटा का अनऑथराइज्ड रूप से बिना अनुमति के बदल दिया जाना। इनपुट से पहले या उसके बाद डाटा का अनऑथराइज्ड रूप से बदल दिया जाना। लॉजिक बम होता है, जानबूझकर डाला गया कोड जो दुर्भावनापूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है। वही ईमेल बॉम्बिंग, एक ही मेल पते पर मेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना। ट्रोजन हॉर्स होता है, एक मेलवेयर होता है, खुद को मानव प्रोग्राम के रूप में दिखाकर छिपकर वास्तविक इरादे से गुमराह करता है। मेलवेयर के रूप में खुद घुस जाएगा और वास्तविक इरादे से गुमराह करता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स, कोई ऐप डाउनलोड किया, उससे फोटो छपाए, बाद में आपकी स्क्रीन पर बार बार ऐड आने लगेगा, तो ट्रोजन हॉर्स है। वेब जैकिंग है, किसी संस्था की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण बना देना, वेब जैकिंग। जैसे किसी का हमारा कोई वो हैक कर लिया यूट्यूब। पोर्नोग्राफी में सेक्सुअल वीडियो चलाना, प्रसारित करना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 18 ईयर से कम लड़कों के ऊपर कोई। वेबसाइट डिप्लेसमेंट है, वेबसाइट पर हमला कर देना, खुद की वेबसाइट, किसी की वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदल देना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आता है, 9 जून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, 17 अक्टूबर 2000 से लागू। 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं। और अध्याय की कह सकते हैं संशोधन 27 अक्टूबर 2008 को हुआ, 5 फरवरी 2009 को। 2 बार इसमें सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सब जोड़ा गया। अध्याय 2 की 11 में प्रावधान क्या है?
कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश धारा 65 है। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश धारा 66 है। और फिर ऐसे ही काफ़ी धाराएँ हैं। किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड है 66। किसी में अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्तिगत डाटा की पहुंच के लिए दंड का प्रावधान 66 के डी में है। किसी की निजता भंग करने का 66 ई में है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान 66 एफ में है। आपत्तिजनक सूचनाओं के लिए प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 में है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रसारित करने का दंड है प्रावधान 67 में। तो ऐसे आप लोग याद करने का आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान 72 के में है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर प्रकाशन धारा 73 में है। भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराध से संबंधित धाराएं हैं। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, आईपीसी की धारा हो सकती है 499। तो आप किसी भी धमकी नहीं दे सकते। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आईपीसी की धारा 463 लगेगी। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड अगर करेंगे तो आईपीसी की धारा 420 लगेगी, 420। चोरी छुपे किसी की ईमेल पर नज़र रखना आईपीसी की धारा 463 रहेगी। और ईमेल के माध्यम से धमकी भरी 499। वेब जैकिंग आईपीसी की धारा 383। ईमेल का गलत इस्तेमाल 500 धारा। दवाओं का ऑनलाइन बेचना एनडीपीएस एक्ट। हथियारों की ऑनलाइन वाईआर बिक्री आर्म एक्ट। बीएन कृष्ण समिति भी औद्योगिक इसी संबंधित 10 सदस्यीय समिति है। डाटा संरक्षण पर समिति है। जुलाई 2018 में रिपोर्ट आती है। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 भी साइबर अपराध को लेकर ही एक सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी 23 नवंबर 2001 को। हस्ताक्षर 50 देशों ने किया। इस समय 38 देश द्वारा हस्ताक्षर हो गया है। अभी तक भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 1 मार्च 2006 को अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू। नस्लवादी सामग्री का प्रसार अवैध घोषित। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में बना है। सबसे ज़्यादा साइबर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में है। यूपी का पहला साइबर पुलिस स्टेशन लखनऊ नोएडा में है। यूपी साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। साइबर क्राइम की शिकायत cybercrime.gov.in पर आप देख सकते हैं। यूपी में कुल साइबर स्टेशन 18+। साइबर अपराध की सर्वाधिक दर तेलंगाना में है। एम्स पर साइबर हमला हुआ था 2022 में। सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में है। लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं जिसमें जनगणना शामिल कर देते हैं। ऋग्वेद में इसका पहले वर्णन आता है जनगणना का, फिर अर्थशास्त्र में भी, आईनी अकबरी में भी है। आधुनिक जनगणना की शुरुआत स्वीडन में 1749 में होती है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 यूएसए में होती है। भारत में 1872 मेयो के समय में होती है। मेयो जिसको शेर अफगान ने मार दिया था। दशकीय जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में होती है। जनगणना 1881 में हुई। जनगणना आयुक्त उसमें लोडेन थे। 1824 में इलाहाबाद की जनगणना हुई। 1827-28 में बनारस हुई। 1830 में ढाका की हुई। जो 24 में इलाहाबाद और बनारस जनगणना हुई उसको जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया। 24 और 27-28। 30 में ढाका में हुई उसका जेम्स हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना थी ये। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना आयुक्त उसमें आर ए गोपाल स्वामी थे और जनगणना संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 246 के तहत संघ की जिम्मेदारी है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रमुख जानकार अधिकारी होता है रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय की प्रमुख। भारत में पहली जनगणना नीति 1976 में आई। दूसरी जनगणना नीति नई जनसंख्या नीति 2000 में आई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 बनी। स्थापना 11 मई 2000 में। अध्यक्ष इसके वाजपेयी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। महाविभाजक और 1921 को कहा जा सकता है। महाविभाजक दशक 1911 में। अर्ध महाविभाजक 1951। पहली जातिगत जनगणना 1931 में हुई। स्वतंत्रता के पश्चात पहली जातिगत जनगणना 2011 में हुई। जनगणना 2011 में 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। वहीं गोपाल पहले के कौन थे, उनका क्या नाम था, गोपाल स्वामी। इसके क्या हैं, चंद्रमौली। इसमें महिला संगठक प्रगणक शिक्षा शुभंकर थी। हमारी ये जनगणना हमारा भविष्य इसका ध्येयवाक्य क्या था। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। कम जो है लक्षद्वीप, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, सिक्किम, चंडीगढ़, मिजोरम। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में है, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्रा में है। और फिर लिंगानुपात में शीर्ष राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्रा। न्यूनतम में हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। शीर्ष में पुदुचेरी और लक्षद्वीप है यूटी में। और न्यूनतम यूटी में है। न्यूनतम परसेंटेज की बात करी जाए तो दमनदीप और दादरा नगर हवेली। जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा बिहार में 1106, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17, सर्वाधिक दिल्ली में है यूटी में 11320, न्यूनतम अंडमान निकोबार में है 46। जिलेवार में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। साक्षरता की बात करें, केरल में 94, बिहार में 6180, सर्वाधिक लक्षद्वीप में 91.80 है, दादरा नगर हवेली में 76.20 है, न्यूनतम यूटीज की बात कर रहे हैं।
यूपी की पुरुष जनसंख्या है 104480 510 52.29% और 47.71% महिला की साक्षरता है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बाद न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। यूपी में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है प्रयागराज, मुरादाबाद। सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रयागराज, आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ की जो सेक्स रेशियो है वो 1019 है। हाँ, सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई गौतम बुद्ध नगर में और न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई कानपुर नगर। वही कानपुर नगर जिसकी महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है। यूपी का जनसंख्या घनत्व है 829, भारत का 382 है। सर्वाधिक गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, न्यूनतम है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। लिंगानुपात में जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। साक्षरता में 67, 77, 77, 57 यहाँ से याद करेंगे तो कुल है 67 और 77 पुरुष और 57 महिला, 7, 3, 2 ऊपर से याद कर लेंगे दशमलव में। 67, 7, 77, 3, 57, 2। सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर में है। वहीं सबसे कम श्रावस्ती बहराइच में है। सबसे अधिक पुरुष है गौतम बुद्ध नगर, औरैया। श्रावस्ती बहराइच फिर से कम में आ जाता है। अधिक में महिला में कानपुर नगर, फिर से श्रावस्ती बलरामपुर आ जाता है। तो श्रावस्ती हर बार कम समझेंगे आप लोग। इसी प्रकार से देखा हमने। आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं वाणिज्य में, जो कि आंतरिक थोक फुटकर कहा जाता है, बाह्य में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहा जाता है। व्यापार को व्यापारिक क्रिया में परिवहन, बैंकिंग, विज्ञापन, संचार, बीमा शामिल होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार की बात करी गई 301 से 307 तक, जिसमें फ्री ट्रेड और कॉमर्स भी शामिल है। उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फेमा एक्ट आया 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वही फेरा का स्थान लिया, जो फेरा का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, 1986 में स्थापना। वहीं एम्पीडा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 में हेडक्वार्टर कोची में है, या आपके आर में भी पूछ चुका है। एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, पाकिस्तान पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन था, उसको 2019 में निकाल दिया गया। वही एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, पेंशन फंड, निवेश बैंक भी और शामिल होते हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ सबसे पहले किया था। एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एफजेडएस फ्री जोन्स। विदेशी व्यापार नीति में निर्यात लक्ष्य $2 ट्रिलियन का। 2023 में कुल निर्यात 770 बिलियन हुआ, कुल आयात 892 बिलियन हुआ। यूएसडी डॉलर में बात करें, सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यूएसए, चीन। सर्वाधिक निर्यात यूएसए को, सर्वाधिक आयात चीन के साथ हुआ है भारत का। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, रबर बोर्ड कोट्टायम कर्नाटक में है, चाय बोर्ड है कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड है कोची केरल में। वहीं बात करेंगे भारतीय दलहन कानपुर का, भारतीय केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री, भारतीय गन्ना लखनऊ, भारतीय बागवानी बेंगलोर, केंद्रीय शुष्क बीकानेर बागवानी संस्थान है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। स्वतंत्रता के पश्चात पहली औद्योगिक नीति आई 1948 में, द्वितीय आई 1956 में। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 कोलकाता में हुई। जूट का प्रथम कारखाना 1859 रिसरा पश्चिम बंगाल। वहीं एलपीजी घोषणा 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय मौद्रिक नीति की समिति के अध्यक्ष थे आरबीआई गवर्नर। अब फिर से आपको पढ़ना है वो WTO 1995, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988-92, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में है, और बीएससी जो है 1875, IMF आपको पढ़ना 1944, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसी से वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको याद करना है। फिर उसके बाद धन्यवाद। कुछ और चीज़ देख लेते हैं। चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, मसाला बोर्ड कोची केरल, कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टायम, मांस पोल्ट्री संस्करण बोर्ड दिल्ली, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। यूपी पुलिस का स्पेशल जो बात करेंगे, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत 1863 में स्थापना हुई यूपी पुलिस। कुल मंडल 18 है। स्लोगन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 2 मछली 2 गेहूं की बाली, अशोक स्तंभ। ध्वज का रंग लाल नीला है। मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में है। डीजीपी है प्रशांत कुमार। हेल्पलाइन नंबर है 112।
1964 में सीबीसी का गठन होता है और तथा भारत सरकार के तहत होने वाले तमाम निगरानी संबंधी कार्यों का दायरा इसी के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी सीबीसी निगरानी का काम करता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग के 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा देकर बहुसदस्य आयोग बना लिया गया। आम्र वर्षा केरल में होती है, काफ़ी वर्षा कर्नाटक में होती है, मावट वर्षा राजस्थान में होती है, चाय वर्षा आसाम में होती है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, पूर्व वाली वर्षा केरल में। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 26% है। प्रदेश में कृषि संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर है 10%। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, दुग्ध उत्पादन में गन्ने की खेती में प्रथम स्थान पर। एक यहाँ से डाटा ले लेते हैं, धन्यवाद निर्वेद भाई का। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण 2005 बना। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य पुलिस आयोग का गठन 2013 में। राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? ऋणाधानों को अगर घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय की अगर अधिकता हो जाती है तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। वहीं प्राथमिक घाटा में ऋणाधानों और ब्याज अदायगी को भी जोड़ लिया जाता है। तो राजकोषीय और प्राथमिक समझिए, राजकोषीय में सिर्फ ऋणाधानों को घटाया जाएगा और प्राथमिक में ऋणाधान और ब्याज अदायगी दोनों को घटाया जाएगा। वहीं बजटीय घाटा में कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक हो जाता है और राजस्व घाटा में राज्य प्राप्तियों की तुलना में राजस्व ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लिए बस यही। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT शुभम। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। और काफ़ी जानकारी, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। एक साथ मैंने सभी स्पेशल टॉपिक को कवर किया है। आप लोग और पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।